1982 कोलंबिया। एक आदमी गरीब लोगों के लिए घर बनवा रहा था, गरीब बच्चों के लिए फुटबॉल स्टेडियम बनवा रहा था, गरीब लोगों को पैसे बांट रहा था, पर उसी समय वो हजारों लोगों को मार भी रहा था। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। लोग उसके नाम की कसमें खाते थे, पूरा देश उससे डरता था। एक ही इंसान हीरो भी और विलन भी, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? एस्कोबार की बात छोड़ भी दे तो वीरप्पन, दाऊद इब्राहिम, अल कैपोन, इन सब में एक चीज कॉमन थी। साइकोलॉजी कहती है अक्सर सबसे डेंजरस व्यक्ति अपने आप को डेंजरस नहीं समझता, वो अपने को हीरो समझते हैं। और आज हम समझेंगे वो साइकोलॉजी जो एक गैंगस्टर को खुद की नज़रों में रॉबिन हुड बना देती है। सेल्फ जस्टिफिकेशन। ये बात है 1993 की, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। न्यूज़ चैनल्स में एक नाम सबसे ज़्यादा गूंज रहा था और वो नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम पुलिस के लिए क्रिमिनल, गवर्नमेंट के लिए क्रिमिनल, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उनका मददगार। लेकिन अंडरवर्ल्ड की कई कहानियों में वो प्रोटेक्टर था। कैसे? बात शुरू होती है जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी लोग, उनकी कम्युनिटी के कुछ लोग दाऊद इब्राहिम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बदला लेना होगा, ये हमारी कम्युनिटी पे वार है। और उस बदले की आग में दाऊद इब्राहिम ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, ऐसा पुलिस का कहना है। खलनायक फिल्म का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जब संजय दत्त जैकी श्रॉफ से कहता है कि ये तो सोच सोच की बात है, मेरी कहानी में आप विलन, आपकी कहानी में मैं। बिल्कुल वैसे ही अपनी कहानी में कोई भी विलन बनना नहीं चाहता है, हर कोई अपनी कहानी में हीरो होता है। इसीलिए दिमाग जस्टिफिकेशन ढूंढने लगता है, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए नए नए कारण ढूंढता है। मैं तो अपने लोगों की मदद कर रहा था, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। रियलिटी चेंज नहीं होती, स्टोरी चेंज हो जाती है। इसी को कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन। मॉरल लाइसेंसिंग। वापस आते हैं पाब्लो एस्कोबार। उसने अपने लोगों के लिए घर बनवाए, गरीब बच्चों के लिए ग्राउंड्स बनवाए, लोगों को पैसे दिए और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ क्रिमिनल था लेकिन अच्छा आदमी भी था। इसी को साइकोलॉजी में मॉरल लाइसेंसिंग कहते हैं। जब अच्छा काम बुरे काम को कवर करना शुरू कर दे। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिसके बारे में सबको पता है कि इसने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो चैरिटी करते नज़र आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं उनके बारे में कि कितने लोगों की तो मदद करते हैं, कितने लोगों का ऑपरेशन करवाया जाता है, लेकिन क्या उनके ये कुछ अच्छे काम बाकी बुरे कामों पे पर्दा डाल देते हैं? इसी को कहते हैं मॉरल लाइसेंसिंग। इन ग्रुप बायस। 1920 का दशक, शिकागो। अल कैपोन का नाम पूरे अमेरिका में फेमस था। पुलिस उसे गैंगस्टर कहती थी, लेकिन उसके एरिया के लोग उसको बिजनेसमैन मानते थे। एक ही आदमी, दो अलग अलग पर्सनैलिटी, कैसे? क्योंकि लोग किसी को भी न्यूट्रल होके जज नहीं कर पाते हैं। लोग उनको वैसा ही जज करते हैं उनके साथ उसने जैसा बिहेव किया होता है। हम अपने ही ग्रुप के लोगों को अलग तरीके से जज करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप बायस। कॉग्निटिव डिसोनेंस। फ्रैंक लूकस नाम का एक नोटोरियस ड्रग ट्रैफिकर था। इंटरेस्टिंग बात, वो अक्सर खुद को बिजनेसमैन के रूप में डिस्क्राइब करता था। क्रिमिनल नहीं था, बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि जब एक्शंस और सेल्फ इमेज टकराते हैं, ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है और उस डिस्कम्फर्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो जो मैंने किया वो भी जस्टिफाइड है। ब्रेन यही लॉजिक क्रिएट करता है, क्योंकि जब एक्शंस और सेल्फ इमेज टकराती है तो ब्रेन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और उस डिस्कम्फर्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैंने जो भी किया वो जस्टिफाइड है, और यही रीज़न वो अपने ब्रेन को देता है। विक्टिम मेंटालिटी है वीरप्पन से, इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक। लेकिन उसकी कहानी सुनोगे तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न
नजर आएगा। कई लोग उसे क्रिमिनल मानते थे, कई लोग उसे विक्टिम मानते थे और कई लोग उसे रेबल बोलते थे। ये पैटर्न सिर्फ वीरप्पन तक सीमित नहीं है। बहुत सारे क्रिमिनल्स पहले खुद को विक्टिम देखते हैं और जब इंसान खुद को विक्टिम समझने लगता है तो रिवेंज भी जस्टिस लगने लगता है। ये हमने बहुत सारी गैंगस्टर्स की कहानियों में सुना है कि कभी पुलिस ने सताया, कभी किसी अमीर आदमी ने या किसी पावरफुल व्यक्ति ने। अक्सर गैंगस्टर्स यही रीजन देते हैं कि उनको बहुत सताया गया है। वो खुद को विक्टिम फील करते हैं और दुनिया को यही बताते हैं जिससे उनके एक्शंस जस्टिफाई हो सके। इको चेम्बर इफेक्ट। सोचिए, आपके आसपास हर व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, आपके एक्शंस को जस्टिफाइड बता रहा है। उनका कहना है आप जो भी करते हो वो गलत है ही नहीं, आपने जो किया वो सही किया। बॉस आप तो हीरो हो, बॉस आप सही हो। सालों तक ये सुनने के बाद रियलिटी देखना मुश्किल हो जाता है। वही बॉस रियलिटी देख ही नहीं पाता। वो उस एक बबल में बन जाता है जिसमें चारों तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके गलत एक्शंस को भी सही बता रहे हैं। उसकी इतनी तारीफ हो रही है, उसको लगता है कि मैं जीवन में कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ। डिक्टेटर्स के पास ऐसे लोग, माफिया बॉसेस के पास ऐसे ही लोग होते हैं। और ज़्यादा दूर क्यों जाए, अपने आसपास जो भी बड़ी पोजीशन में व्यक्ति हो, सीनियर पोस्ट पे हो या पॉलिटिक्स में हो, उनके आसपास भी ऐसे लोग भरे होते हैं। हमें बाहर से देख के लगता है कि ये इतना गलत कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, पर असल में वो इको चेम्बर इफेक्ट है। असल में उनको वो सही और गलत की लाइन ही नहीं नजर आ रही। जो भी वो कर रहे हैं वो उनको सही लगने लगता है। हेलो इफेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग केस, चार्ल्स सोबराज। हाँ, वही चार्ल्स सोबराज जिस पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज बनी हैं। लोग अक्सर क्रिमिनल्स को बहुत डरावना इमेजिन करते हैं, लेकिन चार्ल्स सोबराज चार्मिंग था, स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था और इसी वजह से कई लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते थे। साइकोलॉजी में इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं, जब एक पॉजिटिव क्वालिटी जैसे चार्म या कॉन्फिडेंस बाकी फ्लोज को ओवरपावर कर देते हैं, बाकी फ्लोज को छुपा देते हैं। हेलो इफेक्ट्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेलिब्रिटीज या फिर कोई बड़ा और प्रसिद्ध नेता। मॉरल डिसअगेंजमेंट। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडूरा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे अक्सर छोटा शकील इंटरव्यूज देते हुए ये कहता हुआ नजर आता है कि हम तो सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस के बीच में कोई आता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम तो बस अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई हमारे धंधे में आके हमें परेशान करेगा, उसका इलाज तो करना पड़ेगा। मॉरल डिसएंगेजमेंट यानी इंसान अपनी मोरालिटी को टेम्परेरी डिस्कनेक्ट कर देता है। तो मैं लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाता हूँ, मैं तो बस अपना बिजनेस कर रहा हूँ। लोग मेरे बिजनेस में आके मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैंने जो किया वो जरूरी था। शब्द बदल जाते हैं लेकिन सच्चाई नहीं। हीरो सिंड्रोम। और फिर आता है फाइनल स्टेज, जहाँ गैंगस्टर अपने आप को गैंगस्टर नहीं मानता, वो अपने आप को सॉल्यूशन मानता है, हीरो मानता है। और वही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। जैसे पिछले कुछ सालों से न्यूज में हमने देखा है, लॉरेंस बिश्नोई ने कैमरे पे सबके सामने सलमान खान को मारने की धमकी दी, क्योंकि सलमान खान पे आरोप है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, जिस काले हिरन को बिश्नोई समाज में पूजा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। कि सरकार जस्टिस करे ना करे, मैं अपने समाज के लिए जस्टिस लेके आऊँगा। जिसने जो किया है मैं उसको सजा दे कर रहूँगा, चाहे सिस्टम दे या ना दे। क्योंकि जब इंसान खुद को हीरो समझने लगता है तो हर गलत काम भी उसको सही लगने लगता है। लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई तो ये है, ये मानसिकता केवल गैंगस्टर्स की नहीं होती, पॉलिटिशियंस की भी होती है, फ्रॉडस्टर्स में भी है, कल्ट लीडर्स की भी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, पावरफुल लोगों में भी है। क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता है। रामाधीर का वो डायलॉग तो याद ही होगा कि हर इंसान के अंदर अपनी एक पिक्चर चल रही है जिसका हीरो वो खुद है। इसीलिए हर विलन की कहानी में एक विलन होता है और खुद की कहानी में वो हीरो होता है।